आपका देखिए आपका सीआरपीसी में 2A परिभाषा पहले याद रखिए। 2A में जमानती और अजमानती शब्द को परिभाषित किया, अपराध को परिभाषित किया गया। 2B में याद रखिए आरोप या चार्ज को परिभाषित किया गया है। 2C आपका चल रहा था संज्ञेय अपराध। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि कानूनी अपने कौन होगा, यदि बताया जा रहा था तो ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन मॉडल ये बनता है कि किस अपराध में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। मॉडल बनता है संज्ञेय असंज्ञेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? संज्ञेय। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा अपराध है जिससे कि पूरी सोसाइटी प्रभावित होती है, तो वह संज्ञेय। तीसरा आपका संज्ञेय अपराध का मतलब कि गंभीर अपराध होता है और संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी जा सकती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समाज का कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के बाहर साधक अधिकारी को दे सकता है और भारत के किसी भी थाने के बाहर साधक अधिकारी को ये सूचना दी जा सकती है। और इसका प्रावधान सेक्शन 154 में किया गया है, यानी कि 154। तो जब 154 पढ़ाया जाएगा तो पुनः 2C को उठाया जाएगा डिटेल में। आइए 2C के साथ एक और धारा पढ़ी जाती है 2L, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है मेंस में भी। असंज्ञेय अपराध या नॉन कम्युनिकेबल ऑफेंस। असंज्ञेय का मतलब होता है साधारण, याद रखिए, गंभीर नहीं। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, ये नोट्स में सब मिल जाएगा, कल से नोट रखते रहे, थोड़ा स्पीड बढ़ा जाए। असंज्ञेय मतलब होता है साधारण अपराध। अब पहला क्वेश्चन धारा 2L चल रहा है भाई। 2L में असंज्ञेय अपराध परिभाषित है कि असंज्ञेय मामला की दोनों, तो दोनों परिभाषित हैं, असंज्ञेय अपराध भी और असंज्ञेय क्या मामला। कल ही पिछले टर्म पर बताए थे कि असंज्ञेय अपराध अलग होता है, मामला अलग होता है। तो अगला क्वेश्चन असंज्ञेय अपराध का मतलब क्या हुआ, तो बस एक लाइन याद रखिएगा, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। एक बार इसको समझिए, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस को शक्ति नहीं है कि वह मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या वारंट की गिरफ्तारी के वारंट के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर ले, उसी को असंज्ञेय मामला कहा जाता है। जहाँ तक असंज्ञेय मामले की बात है, पूरा समाज प्रभावित नहीं होता, केवल विक्टिम या आहत या पीड़ित ही प्रभावित होता है, पूरा समाज प्रभावित नहीं होता, ये याद रखिए। असंज्ञेय अपराध में पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन इसका एक अपवाद है, वह भी यूपी और बिहार में पूछा जा चुका है। तो कौन सी धारा अपवाद है, तो धारा 42। कौन सी धारा? 42 बताया जाएगा, यानी कि किस धारा के तहत असंज्ञेय अपराध में पुलिस कुछ दशाओं में वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो वह क्या जवाब रहेगा, कौन सा सेक्शन? 42। डिटेल में आगे बताया जाएगा, इसलिए यहाँ थोड़ा ज्यादा है। 2C के बाद 2D से फिर क्वेश्चन बनता है। 2D से फिर क्वेश्चन एक बनता है, यूपीजे में जो पिछली बार बना था वो भी हमें बताना है, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं
ये सब बताना है। पहले कंसेप्ट 2D में इस्तिगासा या कंप्लेंट या परिवाद को परिभाषित किया गया। देखिए, जब कोई अपराध होता है, यानी कि जब कोई ऑफेंस होता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध सीआरपीसी कहती है कि कार्रवाई 2 प्रकार से शुरू की जा सकती है। माने 2 में से किसी एक प्रकार से कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अब आइए, पहला ये आपका नियम है कि या तो आप उस अपराध की सूचना दीजिए, और किसको दीजिए? थाने के भार साधक अधिकारी को, पहला तरीका। और दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं। मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर आप क्या करिए? परिवार या कंप्लेंट, या इसको उर्दू में कहते हैं इस्तिगासा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप थाने के भार साधक अधिकारी को उस अपराध की सूचना दीजिए, या क्या करिए? मजिस्ट्रेट के पास जाकर परिवाद करिए। ये कोई भी नियम आप अपना सकते हैं। अगर थाने के भार साधक अधिकारी को सूचना देते हैं, तो अब ये देखा जाएगा कि वह सूचना किस अपराध से रिलेटेड है। संज्ञेय अपराध से तो नहीं है, तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ बताई गई थी? 2C। और कहीं असंज्ञेय अपराध से तो नहीं रिलेटेड है, तो असंज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ हमने बताया? आगे बढ़ते रहिए। यदि सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित है, तो किस धारा के तहत सूचना दी जाएगी? 154। और असंज्ञेय से संबंधित है तो 155। ये क्रम गलत ना हो। संज्ञेय से संबंधित है तो आपका 154, और असंज्ञेय से संबंधित हो तो 155। तो FIR किस मामले में दर्ज होगी? संज्ञेय की असंज्ञेय? संज्ञेय की धारा के तहत 154 के तहत सूचना किसको दी जाएगी? थाने के भार, सब ये क्वेश्चन है, थाने के भार साधक अधिकारी। किस थाने के भार साधक अधिकारी को? तो भारत के किसी भी थाने के भार साधक, रटे रहिए। अगर असंज्ञेय अपराध है तब भी उसकी सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को ही दी जाएगी, लेकिन सभी नहीं। जिस थाने के क्षेत्राधिकार के अंदर असंज्ञेय अपराध हुआ है, केवल उसी थाने के भार साधक अधिकारी को सूचना दी जाए, सबको नहीं। तो और असंज्ञेय अपराध में सूचना की धारा के तहत दी जाएगी? 155। और क्या दर्ज होगा? NCR, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल रिपोर्ट। आगे बताया जाएगा डिटेल। तो FIR किस मामले में? संज्ञेय क्या संज्ञेय? और NCR FIR की धारा में NCR, चलिए रट्टा मारिए। दूसरा, अब पुलिस अपना काम करे तो आगे बताया जाएगा, अभी नहीं। अगर कोई अपराध होता है तो एक और उपाय है कि आप थाने पर जाइए या न जाइए, आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट या परिवाद कर सकते हैं। और परिवाद की परिभाषा कहाँ दी गई है? 2D। कहाँ दी गई है परिवाद की परिभाषा? 2D में। अब यही क्वेश्चन UPJ में पूछा गया था कि परिवाद किस अपराध में? संज्ञेय, असंज्ञेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हमने कुछ बताया? असंज्ञेय कहाँ? यही गलती करके लोग आते हैं, नए लोग भाई, अब ये नए लोग तो भाई कुछ नया, दोनों का तो असंज्ञेय क्यों बता रहे हैं? जब नहीं आता है तो चुप करिए भाई। जब आप मैंने वही है कि जब नहीं जानकारी है तो तीर या तुक्का थोड़े काम कर देगा कानून में। जो कानून में लिखा गया। फिर एक बार देखिए, यही गलती लोग करके आते हैं, और इसको सुधारिए अगर आप चाहते हैं आगे परीक्षाएं निकले। नहीं तो वही 2 नंबर 3 नंबर आपका जिसका रुकता, हमसे जाकर पूछिए।
2 नंबर बढ़ाने के लिए कम से कम 6-7 माह लगातार मेहनत करनी पड़ती है। ये भी मैं बता दूं। फिर एक बार देखिए, परिवाद किसी भी अपराध के बारे में हो सकता है, चाहे वह संज्ञेय अपराध हो या संज्ञेय, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, नॉन कॉग्निजेबल, दोनों में क्या किया जा सकता है न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष। अब परिवार की परिभाषा को तोड़ दिया जाए और इसी में 1-2 टेक्निकल क्वेश्चन उठाया जाए। बताइए परिवाद कहाँ किया जाएगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ की कार्यपालक मजिस्ट्रेट की दोनों। क्या लिखा हूँ मैं? न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कार्यपालक क्या नहीं, घटे रही। मजिस्ट्रेट क्या नहीं, परिवार किसके समझ? दूसरा, परिवार कौन कर सकता है? तो समाज का कोई भी है। कौन कर सकता है? कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसका कुछ अपवाद जरूर है। अपवाद हम बाद में देखेंगे, लेकिन सामान्य नियम ये है कि परिवार कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति। अपवाद है 195 से 199 तक, वो अलग बात है आपका, लेकिन हमें अभी अपवाद नहीं देखना है। परिवाद, अगला क्वेश्चन, परिवाद अपराध का उल्लेख होना चाहिए परिवाद में कि अपराधी का, तो अपराधी का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। अर्थात परिवाद नाम से ज्ञात भी हो सकता है, अज्ञात भी हो सकता है, लेकिन ऑफेंस किया गया है इसका उल्लेख होना चाहिए। तो बताइए अपराध का उल्लेख होना चाहिए परिवार में कि अपराधी का आवश्यक है कि दोनों का? दोनों का नहीं, किसका? अब अपराध को अभी हमने वर्गीकरण किया, अपराध को बांट दीजिए कितने वर्गों में? 2, एक संज्ञेय और दूसरा असंज्ञेय। अब यही दिमाग लगाना है। क्या BED में कहीं संज्ञेय असंज्ञेय लिखा है? तो नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है? अपराध। अपराध मतलब कौन सा अपराध? संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों। अर्थात परिवार संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराधों में किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन आया कि परिवार लिखित होगा कि मौखिक होगा कि दोनों हो सकता है? तो दोनों हो सकता है, लिखित भी और ये भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मौखिक दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? तो अगला, परिवाद इसलिए किया जाता है, परिवाद के तहत मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए बाध्य होता है और मजिस्ट्रेट से कार्यवाही करने की मांग की जाती है कि हुजूर आप इस मामले में कार्यवाही करिए, और मजिस्ट्रेट कुछ न कुछ कार्यवाही करने के लिए क्या होता है? अब अगला नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या जो पुलिस रिपोर्ट है वह परिवाद मानी जाएगी कि नहीं? तो सामान्यतः पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता, लेकिन लग जाता है, खतरा है, वही पूछा जाता है कि कब पुलिस रिपोर्ट परिवाद मानी जाएगी। इसके लिए स्पष्टीकरण में बताया गया है 2D, अच्छे से जानना है। फिर एक बार देखिए, कब पुलिस रिपोर्ट परिवाद मानी जाएगी? मानी जाएगी का फिर मतलब समझिए। डीम्ड कंप्लेंट, डीम्ड कंप्लेंट का मतलब मानद परिवाद, मानद परिवार मतलब कल्पित परिवार, कल्पित मतलब हुआ आपका आभासी, कृत्रिम, लेकिन परिवार है। ये फिर मैं बता दूं, पूछ सकता है क्वेश्चन कि डीम्ड कंप्लेंट कहाँ है? डीम्ड कंप्लेंट का मैं बार डीम्ड बता रहा हूँ, अभी बताया था आपने एविडेंस कि वास्तव में वो चीज सही नहीं है, लेकिन कानून जबरदस्ती उसको क्या करता है? मान लेता है। तो डीम्ड कंप्लेंट कब होगी ये पूछ सकता है, या कब पुलिस रिपोर्ट परिवार में कन्वर्ट हो जाती है ये भी पूछ सकता है कि कब पुलिस रिपोर्ट परिवार मानी जाएगी।
क्या कब कन्वर्ट होगी, अच्छे से दिमाग अच्छे करके समझिए, आसान नहीं है, सीआरपीसी है। आपका ये सोच रहे होंगे कि बिहार में आसान है, एविडेंस भी नहीं आसान है, सीआरपीसी भी, और संविधान तो देख रहे हैं कहाँ से पूछ रहा है। देखिए भाई, आपका फिर एक उदाहरण देखिए। अब आपका बंटवारा करें, एकदम शुरुआती दौर से मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। हमने अपराध को 2 वर्गों में बांटा, एक कौन सा, संज्ञेय बांटा, और दूसरा कौन सा, संज्ञेय अपराध की सूचना किसने दिलवाई, 154, और असंज्ञेय की 100। संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज होता है और पुलिस को पावर है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वह स्वतः अन्वेषण प्रारंभ कर सके, यानी कि 156 का लागू। अब यहाँ से कवर करना है। सीआरपीसी की धारा 156(1) बताती है कि संज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अन्वेषण का कार्य कर सकती है, जबकि असंज्ञेय में धारा 155 बताती है, क्लास 2 देखिए, देख सकते हैं, क्लास 2 बताता है कि जब तक मजिस्ट्रेट आदेश न दे पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अभी इन्वेस्टिगेशन बताया जाएगा होता क्या है, पुलिस अन्वेषण नहीं कर सकती। अब समस्या देखिए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, ध्यान से देखिए कैसे, यानी कि संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज किया, स्वतः अन्वेषण की, और जब अन्वेषण करके साक्ष्य एकत्रित की तो पुलिस ने ये पाया कि ये तो संज्ञेय मामला न होकर कैसा मामला निकला, और संज्ञेय मामला यानी कि खोदा पहाड़ और निकली चूड़ी, यानी कि संज्ञेय मामले के तहत एफआईआर दर्ज हुई, अन्वेषण किया गया, और जो साक्ष्य आया वह तो निकला कैसा मामला, और इसकी रिपोर्ट पुलिस ने भेजी मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि पुलिस रिपोर्ट भेजी। तो ऐसी दशा में अब इस पुलिस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट न मानकर कानून जबरदस्ती क्या मानता है, परिवार, और जिस पुलिस अधिकारी ने ये रिपोर्ट भेजी है उसे परिवादी कहा जाए। तो यही क्वेश्चन बनता है, शब्द घुमाए, घबराना नहीं है, कंसेप्ट मैं बता दिया हूँ। संज्ञेय अपराध मानकर पुलिस ने स्वतः अन्वेषण किया, बाद में निष्कर्ष क्या निकला, असंज्ञेय, पुलिस ने रिपोर्ट भेजी, पुलिस रिपोर्ट। तो ऐसी दशा में अब वह पुलिस रिपोर्ट न मानकर क्या मानी जाएगी, परिवार, और जो पुलिस वाला रिपोर्ट भेजा है वह क्या माना जाएगा, परिवार। रटे तो हाँ, जब परिवार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट धारा 200 से लेकर 203 की प्रक्रिया का पालन करता है। बस मैंने इसके आगे 200 से 203 अभी नहीं बताना है, क्योंकि क्रम से चलना है। 2E की परिभाषा समाप्त हो गई, एक क्वेश्चन चांस रहता है, 2E आ जाइए। 2E में आपका उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय परिभाषित है। आपका उच्च न्यायालय, बस एक लाइन जानना है कि उच्च न्यायालय कहाँ परिभाषित है, 2E। जो पूछा जाता है 2F, यहाँ से आपकी परिभाषा, भारत की परिभाषा दी गई है इंडिया, तो भारत की परिभाषा पूछा जा सकता है। नया क्वेश्चन, भारत की परिभाषा सीआरपीसी में कहाँ दी गई है, बताइए। 2F आईपीसी में बताइए, अब क्वेश्चन पकड़ते रहिए। आईपीसी में धारा 18 और संविधान में भारत को कहाँ परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 1(1). भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। फिर एक बार देखिए, सीआरपीसी में, अब यही क्वेश्चन आपको पकड़ना चाहिए से, सीआरपीसी में भारत की परिभाषा कहाँ दी गई, 2F, आईपीसी में धारा 18, संविधान में
अनुच्छेद 1 का क्लास 1 पहले ही मैं बता दिया अभी याचिका भी दायर हुई थी। इंडिया शब्द को हटाया जाए, ये अंग्रेजों की देन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मानने से क्या कर दिया था, याचिका खारिज कर दी। इस पर हुआ था और आपका उद्देश्य को लेकर के उनको संविधान में आगे बताया जाएगा आपका डिटेल में। फिर एक बार देखिए भारत का मतलब और समझिए, 2F से क्वेश्चन बन सकता है। भारत का मतलब यहाँ क्या हुआ? तो यहाँ भारत का मतलब हुआ कि भारत का मतलब वो जिस पर कि इस संहिता का विस्तार है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन क्षेत्रों में CRPC लागू होती है, CRPC के लिए वही भारत माना जाए। अलग अलग परिभाषा है। संविधान माने पूरा भारत, चाहे CRPC लागू हो या ना हो, लेकिन CRPC के लिए भारत मतलब क्या? जिस क्षेत्र पर CRPC के प्रावधान क्या होते हो लागू। अब यही आपका पहले दूसरे दिन बताया गया था और सतर्क रहना है। धारा 1 CRPC, इस CRPC कहाँ कहाँ लागू नहीं होती, वह CRPC के लिए भारत नहीं माना। तो बताइए जम्मू कश्मीर में अब लागू हो गए हैं कि नहीं? हो गई। तो जम्मू कश्मीर अब CRPC के तहत भारत का है। इसके बाद आइए आपका कह सकते हैं नागालैंड में लागू है कि नहीं? पूरी CRPC लागू नहीं है। तो अध्याय बताइए, बताया गया रखिए कौन कौन अध्याय? अध्याय 8, 10, यानी कि नागालैंड के लिए भारत CRPC का मतलब, भारत का मतलब ये हुआ कि केवल अध्याय किसके लिए? 8, 10, 11 के लिए उसे भारत माना। और जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी यही अध्याय बताया गया। तो सतर्क रहना है, कहाँ लागू है कहाँ लागू नहीं है। तो आपका ये बताया गया। 2F के बाद आ जाइए 2G। 2G से भी पूछा जाता है जांच या इंक्वायरी शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 2G में इंक्वायरी या जांच शब्द को परिभाषित किया गया है। परिभाषा आपका देखिए क्या बताती है। परिभाषा ये बताती है कि जांच का मतलब क्या हुआ। तो पहला याद रखिए, जांच सदैव किसके द्वारा की जाती है? न्यायालय द्वारा। दूसरा आया, यह विचारण से क्या होती है? भिन्न होती है। विचारण से क्या होती है? भिन्न होती है। इसका मतलब ये कि जब न्यायालय इस संहिता के तहत यानी कि CRPC के तहत विचारण के अलावा जितनी न्यायिक कार्यवाहियां करता है, उन्हीं न्यायिक कार्यवाहियों को हम क्या कहेंगे? इंक्वायरी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय कोई कार्य किया और वह कार्य ट्रायल के अंतर्गत नहीं आता, विचारण के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन वह कार्य प्रशासनिक नहीं था बल्कि क्या था? न्यायिक था। तो उसी को एक लाइन में हम क्या कहेंगे? अब क्वेश्चन देखिए इंटरव्यू का कैसे बना है। आप CRPC में इंक्वायरी और ट्रायल को कहाँ से अंतर किया जाता है? तो फिर एक बार समझिए भाई ध्यान से। पहले जांच को न पढ़िए, सबसे पहले विचारण पढ़िए और विचारण से भिन्न जो कार्यवाही होगी, जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? जांच। तो विचारण पहले समझ लेंगे तो अपने ही जांच आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ट्रायल, ये MP में क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रायल या विचारण को CRPC की किस धारा में परिभाषित किया गया? तो बताइए ऋषि भाई, ट्रायल को कहाँ परिभाषित किया गया है? कहीं नहीं। तो जिन जिन शब्दों की परिभाषा नहीं दी गई है, एक मॉडल ये भी बन रहा है।
तो कौन कौन शब्द सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है? तो आपका विचारण भी परिभाषित नहीं है। फिर संज्ञान की परिभाषा दी गई है कि नहीं? एपीओ में आता है इस पर संज्ञान कहाँ परिभाषित है? वो भी नहीं है। फिर आ जाएगा जमानत की परिभाषा, वो भी नहीं दी गई है। तो 3 शब्द अभी याद रखिए, आगे जब आएगा तो हम एक लिस्ट बनवाएंगे। कौन कौन शब्द परिभाषित नहीं है? विचारण और कौन? जमानत और कौन? संज्ञान। अब परिवार परिभाषित है कि नहीं है? जान परिभाषित है कि नहीं है? जांचें तो चल रही है। देखिए विचारण का मतलब ये हुआ, यहाँ समझ लेना है कि जब न्यायालय किसी अभियुक्त के विरुद्ध इस दृष्टि से साक्ष्य लेना प्रारंभ कर देता है, अभियुक्त ने अभिकथित अपराध किया कि नहीं, उसी को ट्रायल कहा जाता है। और ट्रायल की शुरुआत ये जरूर याद रखना है, चार्ज फ्रेम से होती है, यानी कि आरोप के क्या निर्माण। यही पॉइंट पकड़े थे। अर्थात मैं बता था आरोप भाई आपका, बाबा का उदाहरण भी दिया था। वो अलग बात है कि तेल मालिश बाबा का न देकर तिनका दे दिया गया, फोटो वाले बाबा का है, नागिन मोरनी डांस करने वाले बाबा का। कई डांस है भाई, और आपका अब तो कई डांस आ गए। कौन सा डांस? बगुला डांस, कबूतर डांस, तो अब आपका मैंने 2 बूंद वाला डांस। 2 बूंद वाला स्वर है कि नहीं? लेकिन आप पीछे वाले मायूस हो गए। 2 बूंद का मतलब कि एकदम वही आपका 85-86 ITC वाला ठीक है, मस्त है। और लगा डांस करने, किसी का चप्पल किसी का उखाड़ दिया, तो किसी का पैर ही दबा दिया, तो जाकर अंत में नाली में क्या किया, गिर गया। और गिरने के बाद क्या हुआ? सुबह होश आया तो कुत्ते क्या काट रहे थे। देखिए भाई, देख रहा हूँ पीछे वाले भाई उसको थोड़ा माहौल बना रहे। आगे बढ़। आरोप के निर्माण जैसे ही आरोप पढ़कर न्यायालय सुनाने लगता है, ट्रायल शुरू हो जाता है। तो बस एक लाइन याद रखना, यही क्वेश्चन इंटरव्यू में बना था। आरोप के निर्माण के पूर्व न्यायालय जितनी न्यायिक कार्यवाहियां करता है, वे सभी न्यायिक कार्यवाहियां जांच मानी जाती है। ये जरूर याद रखें, क्या मानी जाती है। अब इतना आसान नहीं भाई, जब आपका देखिए फिर एक बार। अब ये है कि अब कौन कौन जांच कहलाएंगी, यही आपको दिमाग में बैठाना है। लेकिन जांच के बारे में 2-3 और नियम बता दिया जाए। जांच में शपथ दिलवाई जा सकती है, याद रखिए, जांच में शपथ दिलवाई जा सकती है। अंतिम पूछ सकता है कि जांच का उद्देश्य क्या होता है, तो किसी तथ्य की वास्तविकता का पता करना, यानी कि घटना की वास्तविकता का क्या करना पड़ता। जैसे कि जांच और किसी व्यवहार में देखिए, अगर जन आक्रोश को शांत करना हो तो जांच आयोग बैठा दीजिए, अपने आप ही जन आक्रोश क्या हो जाएगा, शांत। और जांच रिपोर्ट आएगी, तब तक जनता उस बात को क्या होगी। जैसे कि आपका यहाँ आपका मैंने विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया, मैंने इनकाउंटर हाँ हो गया। फिर हैदराबाद में 4 अपराध मैंने अभियुक्त मारे गए, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई PIL, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या बैठा दिया, जांच। तो जांच का मतलब कि लटक गया मामला, यानी कि अब अभी जांच हो ही रही है। हैदराबाद कांड का 6 माह बढ़ा दिया, यहाँ 2 माह दिया था, तो समय बढ़ता रहेगा, तब तक लोग क्या करेंगे, भूल जाए। तो जांच का याद रखिए, जांच का मतलब जांच किस उद्देश्य से की जाती है, तथ्य की वास्तविकता का क्या करने के लिए पता। तो अब आइए, अब ऐसी दशा में आपको ये देखना है कि कौन कौन सी कार्यवाहियां जांच की श्रेणी में आएंगी, और जो अटैक करना है वह मैं बता रहा हूँ, धारा 125 भरण पोषण पर अटैक करना है। कि जो ये मेंटेनेंस की कार्यवाही होती है,
वह किस नेचर की है। जांच की कि विचारण की, तो जांच विचारण नहीं है, क्या है? यही आपका क्वेश्चन भ्रम। आपका 200 से लेकर 203 तक परिवादी इत्यादि की परीक्षा, ये भी किस नेचर की है? जांच। 106 से लेकर 110 तक क्या मांगा गया? प्रत्याभूति मांगी गई, ये भी किस नेचर की है? जांच इत्यादि। लेकिन जो अटैक आपको करना है 106 से 110 याद रखना है, 200 से लेकर 203, और जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पूछ सकता है कौन सा? 125 मेंटेनेंस या रख रखाव या भरण पोषण की कार्रवाई किसमें आएगी? अन्वेषण है कि जांच है कि विचारण है? तो क्या मारेंगे? अन्वेषण ना मार दीजिएगा, विचारण। फिर मैं बताऊं क्या मारेंगे? यानी कि न्यायालय इस बात की जांच करता है कि क्या पत्नी भरण पोषण की हकदार है। अगर हकदार है तो भरण पोषण का आदेश क्या किया जाएगा? तो अलग बताया। इस प्रकार आपका 2G के बाद 2H आ जाइए, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश या अन्वेषण लीगल भाषा में करते हैं, थोड़ा हिंदियों में बता दिया जाए। बिहार थोड़ा उल्टा ही पूछ लेता है। अन्वेषण भी कहा जाता है, तफ्तीश भी कही जाती है, आपका खोज भी कहा जाता है, अनुसंधान भी कहा जाता है, विवेचना भी कहा जाता है। विवेचना, लेकिन लीगल भाषा में इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश कहा जाता है भाई उर्दू में, कि पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो आखिर तफ्तीश क्या होती है या अन्वेषण क्या होता है? तो अन्वेषण के बारे में 7-8 नियम अच्छे से याद है। पहला क्वेश्चन, अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन को आपका एक CRPC की धारा में परिभाषित, धारा पूरा याद रखिए। अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन गलत, किसमें परिभाषित किया गया? अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो पुलिस द्वारा कि न्यायालय द्वारा? पुलिस द्वारा। इस संहिता के अधीन किया जाता है पुलिस द्वारा। और जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है इन्वेस्टिगेशन का, आपका उद्देश्य क्या है, इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या है? एक ही लाइन रट्टा मारिएगा, एविडेंस को क्या करना? कलेक्ट। यानी कि अन्वेषण सदैव पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उद्देश्य इसका है साक्ष्य एकत्र करना। यही बार बार पूछा जा रहा है, फिर मैं बता दूं उद्देश्य क्या होता है, एविडेंस को कलेक्ट करना। अब ये क्वेश्चन बनता है कि कब पुलिस अन्वेषण बता दिया जाए। अन्वेषण में तमाम बातें होती हैं, तब सेक्शन वाइज आ जाए 3-4 नियम और, जैसे कि घटना स्थल का निरीक्षण करना, पुलिस द्वारा घटना का नक्शा नज़ीर बनाना। एक और क्वेश्चन यूपी में बनता है कि अगर घटना स्थल का नक्शा बनाने में पुलिस को दिक्कत आ रही है तो वह किसकी सहायता ले सकता है? यूपीएफओ भी भाई आएगी, ये तो है नहीं, किसकी सहायता ले? हमारी आपकी लेखपाल साहब किसके ले? हाँ बताइए भाई, लेखपाल की लेगा, क्योंकि लेखपाल साहब ही तो है नक्शा उक्सा रखते रहते हैं और देख ही रहे हैं। 3 ही तो लोग हैं जहाँ की पाल लगा है, बहुत खतरनाक होते हैं। एक लेखपाल और दूसरा महीपाल और तीसरा राज्यपाल, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यानी कि अगर देखिए राज्यपाल ने अगर कोई मैंने आदेश दे भी दिया तो अनुच्छेद 361 इन्हें क्या करता है? प्रोटेक्ट। और आपका महीपाल मतलब राजा हुआ करते थे, राजा जो आदेश दे देते थे धारावाहिक देखते हुए, उसका क्या करना पड़ता था। और तीसरे हमारे लेखपाल हैं वर्तमान में, अगर चना बोया गया है और लिख दे कि गेहूँ बोया गया था तो डीएम भी काट नहीं सकते। मुआवजा में भी खेल करते हैं लेखपाल साहब, पैसा दीजिए तो आपका 100 बीघा जमीन क्या करेंगे? सूखा घोषित करा देंगे, और नहीं देंगे तो लिख देंगे कि क्या हुआ,
आपका पूरा लबालब पानी से खेल गया था, इसीलिए किसी को 1 रुपया मुआवजा मिलता है तो किसी को कितना 100 तो किसी को 10,000। ये गणितबाजी की जाती है लेखाओं पर, तो कुछ बिगाड़ उसी प्रकार है। जब यानी कि फिर बैक हो जाए, इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य होता है आपका जो एविडेंस कलेक्ट करना, इसके तहत कौन कौन कार्रवाई आती हैं। तो नक्शा नज़ीर घटना का बनाना, तथ्य और परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों का यानी कि गवाहों का बयान लेना, इसके बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना, हथियार और लाश को बरामद करना, इसके बाद आपका संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेना, स्थानों की तलाशी लेना, और जब अंत में एविडेंस कलेक्ट हो जाता है तो पुलिस रिपोर्ट भेजना, यानी कि मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजना, और वह पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद भेजी जाती है 173 के किस क्लास में। तो पुलिस रिपोर्ट आपका पूछा जाता है कि पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की हो सकती है। 2 प्रकार की, एक आपका FR होता है और एक चार्जशीट। देखिए भाई नए लोग थोड़ा आगे बताया जाएगा, अभी प्रकार डिटेल में यहाँ एक लाइन बताना है। FR यानी कि फाइनल रिपोर्ट, या इसको कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट या बंद करने की रिपोर्ट, यानी कि पुलिस ने अन्वेषण के बाद ये पाया कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, अतः मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भेजी कि मामला को बंद कर दिया जाए। इसको अंतिम रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, और शॉर्टकट में FR। दूसरा आपका चार्जशीट, चालान शीट या आरोप पत्र कहा जाता है। तीनों एक ही है, चालानी शीट, आरोप पत्र, चार्जशीट कहिए। इसमें पुलिस लिखकर मजिस्ट्रेट को भेजती है कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त है, अतः कार्रवाई आगे बढ़ाए। तो पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की? 2 प्रकार। पुलिस रिपोर्ट की धारा के तहत भेजी जाती है, और पुलिस रिपोर्ट परिभाषित कहाँ है वो भी बता दीजिए। CRPC की धारा 2। पुलिस रिपोर्ट याद रखिए कितने प्रकार की? 1, 2, 3, 4। कॉन्टेक्ट में बताइए तो वचन कितने प्रकार के? 2। प्राण न्याय कितने प्रकार का है बता के? 2। एक एक्चुअल और एक क्या होगा, और डिग्री कितने प्रकार की? 2। समांतर 2 होती है। वचन कितने प्रकार के? 2। सब सूचना कितने प्रकार की? 2। एक एक्चुअल और दूसरा कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अन्वयिक, वही बताया जाएगा कि ये। फिर एक बार देखिए भाई, व्यक्ति भी 2 प्रकार के होते हैं, तो कानून 3 प्रकार का माना। देखिए आपका मैंने सुप्रीम कोर्ट हमारा मान्यता दे दिया है, आपका वो अलग बताया जाएगा आगे। देखिए अगला देखा जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन, ये तो सामान्य बातें बताए, जो क्वेश्चन बनता है वो देखिए। पुलिस इस मामले में स्वतः भी अन्वेषण कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश से। ये अलग देखिए क्वेश्चन नया बनता है। पुलिस संज्ञेय मामले में अलग से लिख लीजिए, नोट्स में तो रहेगा लेकिन अलग से लिख लीजिए। पुलिस संज्ञेय अपराध में स्वतः भी अन्वेषण कर सकती है और मजिस्ट्रेट के आदेश से। पुलिस संज्ञेय मामलों में स्वतः भी अन्वेषण कर सकती है और पुलिस की मजिस्ट्रेट के आदेश से भी। थोड़ा सेक्शन जोड़ लीजिएगा, तुम्हारा आपका सेक्शन एक जोड़ लीजिए, जहाँ स्वतः लिखे हैं वहीं एक सेक्शन जोड़िए 156(1). स्वतः शब्द में जोड़िएगा अपने आप। स्वतः जहाँ लिखे हैं कौन सा सेक्शन ऐड करना है, 156(1), और जहाँ आपने लिखा है मजिस्ट्रेट के आदेश से, 156 का क्लास 3 ऐड करें। 156 का क्लास 3। अब अगला क्वेश्चन आइए। अगला ये बनता है कि पुलिस इस मामले में स्वतः अन्वेषण नहीं कर सकती। तो कौन सा मामला बचा बताइए। तो असंज्ञेय लिखिए।
असंज्ञेय अपराध में केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से ही, ये नया क्वेश्चन आजकल बन रहा है, असंज्ञेय अपराध में केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से ही अन्वेषण किया जा सकता है। केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से ही अन्वेषण किया जा सकता है। ऐसा आदेश सेक्शन 8 करते हुए चलना है। ये धारा के तहत दिया जाता है। देखिए, ऐसा आदेश 155 के क्लाज 2 के तहत दिया जाता है। 155 का कौन सा क्लास? 2। रट्टा मारिए, न समझ में आए तो कुछ रटिए लिख और कोई उपाय नहीं। अगला देखिए भाई, अगली परिभाषा 2HB हो गई। इसके बाद 2I न्याय कार्रवाई है ना, देखिए बोलते रहे भाई। न्याय कार्रवाई, न्याय कार्रवाई का मतलब एक लाइन जानना है। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या हुआ? जिसमें न्यायालय शपथ पर साक्ष्य लेता है या ले सकता है, इसको बस जानना नहीं जाता। 2I 2J में बताते रहते हैं। स्थानीय क्षेत्राधिकारता, बस एक लाइन जानना है कि न्यायालयों की स्थानीय क्षेत्राधिकारता कौन सी एरिया का मामला कोर्ट में जाएगा, ये राज्य सरकार निर्धारित करती है। कौन करती है? स्थानीय क्षेत्राधिकारता कितनी एरिया का मामला आप देखेंगे, ये भी नहीं पूछा जाता। 2K यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए भाई, महानगर क्षेत्र, यहाँ से अंडरलाइन करिए ये धारा। मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर क्षेत्र। जब भी 2K पढ़िएगा तुरंत कौन सी धारा को ऐड करिएगा? 8 को। और महानगर क्षेत्र में जो मजिस्ट्रेटों के नाम होते हैं यही पढ़ा देना है। देखिए भाई, आपका इसमें देखिए अंग्रेजों ने क्या काम किया था कि जो शहर थोड़ा विकसित थे और आबादी ज्यादा थी, ऐसी दशा में अंग्रेजों ने उन्हें प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था। प्रेसिडेंसी नगर जब भारत आजाद हो गया तो प्रेसिडेंसी नगर का जो नियम था समाप्त कर दिया गया और प्रेसिडेंसी नगरों की जगह भारत में मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र घोषित करना शुरू हुआ। 4 जो शहर हैं वे स्वतः महानगर क्षेत्र CRPC के तहत माने जाएंगे। यानी कि 4 एरिया CRPC ये बताती हैं कि 4 जो शहर हैं वह स्वतः महानगर क्षेत्र माने जाएंगे। और अन्य शहरों के लिए नियम क्या है? नियम ध्यान में रखिए। आबादी 10 लाख से क्या हो अधिक और प्लस राज्य सरकार उस एरिया को महानगर एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित की। तो प्रयागराज की आबादी 10 लाख से अधिक है, लेकिन एक शहर पूरी नहीं है। किसने नहीं घोषित किया है? क्या महानगर है कि नहीं? प्रयागराज नहीं, जिला ही है, महानगर नहीं है। तो महानगरी सेवा लिख देने से महानगर न मान लीजिए, महानगरी सेवा चल रही है। महानगर के लिए आबादी कितना कम से कम और किसके द्वारा घोषित हो? तो 4 शहर पहले से ही महानगर क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं, वो तो धारा 8 में बताया जाएगा। तो महानगर क्षेत्र की परिभाषा कहाँ दी गई? 2K। और महानगर क्षेत्र मतलब कि जो धारा 8 के तहत महानगर क्षेत्र घोषित किए गए हों या घोषित समझे गए हों। समझे गए हो का मतलब कि घोषित नहीं किया गया, बल्कि कानून जबरदस्ती क्या किया है? मान लिया। तो धारा 8 में अगली परिभाषा देखिए आपका 2L में देखते भाई, आपका 2L में मैं बता चुका हूँ। असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस
तो असंज्ञेय अपराध का मतलब क्या हुआ? इसमें पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बताइए इसका एक्सेप्शन कौन सी धारा में है? 42। तो अब यहाँ आपका 42 भी बता दिया जाए। अब देखिए क्या क्वेश्चन बनता है कि कब पुलिस उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को असंज्ञेय अपराध में वारंट के बिना भी और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी गिरफ्तार कर सकती हैं। तो कुछ अपवादिक दशाएं कहाँ दी गई हैं? धारा 42 में। और धारा 42 में अच्छे से याद रखें। पहला कंडीशन ये है कि या तो असंज्ञेय अपराध पुलिस के समक्ष किया गया हो, यानी कि पुलिस वहां उपस्थित है और कौन सा अपराध किया जा रहा है? असंज्ञेय। या दूसरी कंडीशन है कि अपराध तो पुलिस के समक्ष नहीं किया गया लेकिन अभियुक्त उस समय इसके समक्ष हाजिर है।